ऑन यूट्यूब। ऑलराइट, सो यूनिट नंबर 2, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है क्योंकि इसमें कंडीशंस और वारंटीज नाम का जो टॉपिक है ना, इस पे काफी सारा डिस्कशन है और इस पे सवाल आने के काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस है। तो इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज, इंस्टीट्यूट ने जो कहा है उसको थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं, उसको थोड़ी देर के लिए एक्चुअली भूल ही जाएंगे तो अच्छा है। सो व्हाट वी हैव टू डू इज, व्हाट वी हैव टू डू इज essentially we need to figure out, we need to figure out how it is that conditions and warranties as a concept works. ठीक है, तो I'll be making a chart for you which is essential for you to understand. तो देखिए, सबसे पहले कंडीशंस और वारंटीज होते क्या है ये समझिए। कंडीशंस और वारंटीज होते हैं स्टेटमेंट्स या representations about the nature, quality or performance or fitness of the goods. ये होते हैं स्टेटमेंट्स और रिप्रेजेंटेशंस अबाउट द नेचर, क्वालिटी, परफॉर्मेंस और फिटनेस ऑफ द गुड्स। फॉर एग्जाम्पल our motorcycle can reach 0 to 100 kilometers in 12 seconds. For example, our car gives a mileage of 24 kilometers per liter of petrol. ये स्टेटमेंट्स क्या है? ये स्टेटमेंट्स आप जो प्रोडक्ट, जो गुड खरीदने वाले हो, जैसे कि मोटरसाइकिल, जैसे कि कार, उसके परफॉर्मेंस के बारे में, उसके क्वालिटी के बारे में, उसके नेचर के बारे में, उसके फिटनेस के बारे में किए गए। ये स्टेटमेंट्स और रिप्रेजेंटेशन सुन के आप उस प्रोडक्ट को खरीदे या ना खरीदे, ये डिसीजन लिया जाता है। स्टेटमेंट्स और रिप्रेजेंटेशंस वो मार्केटिंग गिमिक्स होते हैं, वो फैक्ट्स और रिप्रेजेंटेशंस होते हैं जो प्रोडक्ट के परफॉर्मेंस के बारे में, उसके क्वालिटी के बारे में, उसके नेचर के बारे में आपको कुछ ना कुछ बता जाते हैं। ये होते हैं स्टेटमेंट्स और रिप्रेजेंटेशंस। स्टेटमेंट्स और रिप्रेजेंटेशंस के चलते कस्टमर जो होता है, बायर जो होता है, वो डिसीजन लेता है कि प्रोडक्ट को खरीदना है या नहीं खरीदना है। अगर आपसे कहा जाए कि द आईफोन 15 हैज द, आई वुड से, फास्टेस्ट शटर स्पीड, स्मूदेस्ट स्क्रोलिंग, आप ये फोन शायद खरीद लेंगे। क्यों? क्योंकि इस फोन के इस परफॉर्मेंस की बेसिस पर आपका मन हुआ कि आप इस गुड के मालिक बने, आप इस गुड को खरीदे। ये आपने किस बेसिस पे तय किया? इन सारे स्टेटमेंट्स के बेसिस पे तय किया, जो स्टेटमेंट्स और रिप्रेजेंटेशंस। अगर स्टेटमेंट और रिप्रेजेंटेशन, अगर स्टेटमेंट और रिप्रेजेंटेशन they form a part of the contract of sale, तब उन्हें माना जाता है एक स्टिप्यूलेशन। अगर इस स्टेटमेंट के बेसिस पर, इस रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पर आपने अगर गुड्स को खरीदा, तो ये स्टेटमेंट्स और रिप्रेजेंटेशंस एक स्टिप्यूलेशन बन जाते हैं। अगर ये स्टिप्यूलेशन वाइटल है, मतलब इसेंशियल फॉर द पर्पस ऑफ परचेस,
तो ये स्टेटमेंट जो पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का, जो है स्टिप्यूलेशन, एक वाइटल स्टिप्यूलेशन है, और इसे कहा जाता है कंडीशन, और इसे कहा जाता है कंडीशन। पर अगर ये स्टिप्यूलेशन इज ऑफ अ लेसर सिग्निफिकेंस such that it is collateral to the main purpose, तो ये कहलाएगा वारंटी। तो ये कहलाएगा वारंटी। आपको चाहिए स्टेटमेंट्स और रिप्रेजेंटेशन अबाउट द नेचर, क्वालिटी, परफॉर्मेंस और फिटनेस ऑफ गुड्स such that they form a part of the contract of sale. If they don't part of the form a part, तो आप इसे इग्नोर करेंगे। तो आप इसे ऑटोमेटिकली इग्नोर करेंगे। बट इफ दे फॉर्म अ पार्ट, देन दे बिकम समथिंग नोन एज स्टिप्यूलेशन, और ये स्टिप्यूलेशन होती है वाइटल या ऑफ लेसर सिग्निफिकेंस। अगर ये होती है वाइटल, तो ये है इसेंशियल फॉर द पर्पस ऑफ परचेस, और ये बन जाती है कंडीशन। हमें इसे फिर से एक बार एक क्लियर पर्सपेक्टिव से देखना जरूरी है। प्लीज ध्यान से इसे फिर से एक बार सुन ले। आपको परचेस करना है एक लैपटॉप, एग्जाम्पल, आपको परचेस करना है एक लैपटॉप, और आप जो लैपटॉप चाहते हो उसमें आपको चाहिए, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डज कस्टमर वांट? कस्टमर वांट्स स्पीड, हायर प्रोसेसिंग, गुड बैटरी लाइफ। ये कस्टमर चाहता है। अगर इसे ये तीन चीजें मिल गई तो ये लैपटॉप जो है खरीद लेगा। तो ये बंदा लैपटॉप को खरीद लेगा। आपको लैपटॉप की कंपनी क्या ऑफर करती है? लैपटॉप सेलर आपको ऑफर करता है 32 GB रैम, 12 आवर्स बैटरी बैकअप, लेटेस्ट विंडोज, 2 years वारंटी, और इसी के साथ साथ आपको ऑफर करता है 1 year एंटीवायरस। ये सब कुछ आपको लैपटॉप का सेलर ऑफर कर रहा है। आप चाहते हो, यू वांट हाई स्पीड, हाई प्रोसेसिंग, गुड बैटरी लाइफ, आपको मिल रहा है 32 GB रैम, 12 आवर्स ऑफ बैटरी, लेटेस्ट विंडोज, 2 years वारंटी और 1 year का एंटीवायरस। तो चलिए देखते हैं इसमें से क्या किस कैटेगरी में बैठता है। आपको ये समझना है कि अगर देयर हैव बीन, अभी इसे इस तरफ कर लेता हूं, इफ देयर हैव बीन स्टेटमेंट्स और रिप्रेजेंटेशंस regarding what? Regarding nature, quality, performance और फिटनेस ऑफ प्रोडक्ट। जैसे कि वी हैव 32 GB प्रोसेसिंग रैम, 12 आवर्स ऑफ बैटरी बैकअप, 12 घंटे टॉप स्पीड पे आप आपके कंप्यूटर पे काम कर सकते हो, और ये अनइंटरप्टेड तरीके से चलेगा। सो दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन दैट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। एज अ बायर, आप जब इस स्टेटमेंट को, इस रिप्रेजेंटेशन को सुन के आते हो गुड्स खरीदने के लिए, तो ये स्टेटमेंट बन जाती है एक स्टिप्यूलेशन। ये स्टेटमेंट बन जाती है एक स्टिप्यूलेशन। और स्टिप्यूलेशन, ये स्टिप्यूलेशन, तब स्टेटमेंट बन जाती है स्टिप्यूलेशन इफ दे आर पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड बायर
relies on these statements, मतलब आप ये बातें सुनकर गुड्स खरीदने चले जाते हो, तो ये बन जाते हैं एक स्टिप्यूलेशन। स्टिप्यूलेशन दो किस्म के होते हैं, वो हो सकते हैं वाइटल। वाइटल मतलब इसेंशियल टू द मेन पर्पस। ये हो सकते हैं इसेंशियल टू द मेन पर्पस। आपकी मेन पर्पस क्या है? आपकी मेन पर्पस है हैशटैग यहां पे जो है हाई स्पीड, हाई प्रोसेसिंग, गुड बैटरी लाइफ। तो इसमें से आपके लिए हैशटैग में क्या क्या पड़ता है? 32 GB रैम, 12 आवर्स बैटरी बैकअप। तो इसेंशियल टू यू व्हाट इज देयर? 32 GB रैम एंड 12 आवर्स बैटरी। ये आपके लिए इसेंशियल बन गया, ये आपके लिए इसेंशियल बन गया। तो ये जब इसेंशियल है, इसके बेसिस पर ही आप लैपटॉप खरीदेंगे। अगर ये फेल हुआ, अगर ये फेल हुआ, यू विल नॉट बाय द लैपटॉप। क्योंकि आपको 1 ईयर एंटीवायरस सुन के तो अच्छा लगता है, लेकिन आपको जरूरत नहीं है, आपके पास खुद का सब्सक्रिप्शन है। 2 साल की वारंटी भी सुन के अच्छा लगता है, लेकिन आपको उस वारंटी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेटेस्ट विंडोज सुन के तो बढ़िया लगता है, लेकिन आपको उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। आपको इंटरेस्ट किस पे है? एक 32 GB के रैम में और एक 12 घंटे के बैटरी बैकअप में, क्योंकि आपको चाहिए बस हाई स्पीड, हाई प्रोसेसिंग और गुड बैटरी लाइफ। तो आपके लिए सबसे इसेंशियल क्या हुआ? 32 GB का रैम और 12 घंटे की बैटरी बैकअप। तो आपके लिए लेसर सिग्निफिकेंस क्या रखता है? हाँ, मतलब ये सुन के तो आपको अच्छा लगा, लेकिन इसका सिग्निफिकेंस आपके लिए कम है। इसका मतलब क्या है? इट इज कोलैटरल टू द मेन पर्पस। इट इज कोलैटरल टू द मेन पर्पस का मतलब यह है कि ये होए या ना होए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये वाइटल तो होना ही चाहिए, ये होना ही चाहिए। ये है तो ठीक है, दिस इज गुड टू हैव, है तो बढ़िया बढ़िया है, चलो। पर अगर ये नहीं हुआ, तो फिर मैं लैपटॉप ही क्यों खरीद रहा हूं? तो कोलैटरल टू द मेन पर्पस को कहा जाता है वारंटी। यहां पे आपकी वारंटी में क्या क्या आएगा? एक्सक्लेमेशन मार्क, लेटेस्ट विंडोज, 2 इयर्स वारंटी, 1 ईयर एंटीवायरस, इसे कहा जाता है वारंटी। तो जो भी स्टेटमेंट्स और रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग नेचर, क्वालिटी, परफॉर्मेंस और फिटनेस ऑफ द प्रोडक्ट है, और जो फॉर्म करते हैं पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, और बायर इसके ऊपर रिलाई करके गुड्स खरीदने आता है, तो ये सारे स्टेटमेंट्स बन जाते हैं स्टिप्यूलेशन। स्टिप्यूलेशन होते हैं दो किस्म के। पहला होता है वाइटल विच इज इसेंशियल टू द मेन पर्पस, जिसे कहा जाता है कंडीशन। अगर ये नहीं हुआ, अगर ये कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, तो आप परचेस नहीं करोगे। तो अगर कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, कॉन्ट्रैक्ट इज कैंसल्ड। कॉन्ट्रैक्ट इज कैंसल्ड, कैंसल्ड को वर्ड है रेपुडिएटेड, इसको वर्ड है रेपुडिएटेड, मतलब क्या? कैंसल्ड। अगर ये नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कैंसिल। लेसर सिग्निफिकेंस इज कोलैटरल टू द मेन पर्पस, है तो ठीक, नहीं है तो ठीक, इसे कहा जाता है वारंटी। अगर ये नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट गेट कैंसल्ड, buyer will receive damages, seller is liable to damages, seller liable to damages। ये और क्लियर तरीके से लिखा जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग nature, quality, performance, fitness of product that form a part of contract of sale that a buyer relies on are called a stipulation, which do not form a part of contract of sale।
इससे कोई मतलब ही नहीं बनता, हम इसे इग्नोर करते, ये कोई सिग्निफिकेंस है ही नहीं इसकी। तो जो चीजें सुन के आप गुड्स खरीदने के लिए जाते हो, जो चीजें सुन के आप गुड्स खरीदने के लिए जाते हो, वो बन जाती है स्टिप्यूलेशन। स्टिप्यूलेशन है दो किस्म की, एक होती है वाइटल, जिसके बेसिस पे आप गुड्स एक्चुअली खरीदने गए हो, जिस वजह से आप गुड्स खरीदने गए हो, और अगर आपको ये वाइटल चीजें ना मिले तो आप गुड्स नहीं खरीदेंगे। लेसर सिग्निफिकेंस मतलब कोलेटरल टू द मेन पर्पस, मतलब मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। वारंटी जो होती है ये डज नॉट डिस्क्राइब वेदर आप गुड्स खरीदने के लिए जाते हो कि नहीं, बट कंडीशन जो होता है वो बेसिस होता है आपका गुड्स खरीदने का। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आई हो, आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आई हो। ये होती है कंडीशन और वारंटी। अब देखिए कंडीशन और वारंटी, इसके बेसिस पर, इसके बेसिस पर ही पूरा चैप्टर, ये जो यूनिट है आपका चलता है। आपको पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि जो स्टेटमेंट या रिप्रेजेंटेशन है, जो मतलब स्टिप्यूलेशन है, क्या वो कंडीशन है या वो वारंटी है। तो सबसे पहले आपको क्या आइडेंटिफाई करना है इन द क्वेश्चन, इन द एग्जाम्स। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो मैं इसे अभी इरेज कर रहा हूं। आपको आइडेंटिफाई क्या करना है एग्जाम में, आपको आइडेंटिफाई करना है कि स्टिप्यूलेशन जो है, इज इट अ कंडीशन or is it a warranty? If it is a condition and if it is not satisfied, contract of sale will get repudiated, that is cancelled. But if it is a warranty and if it is not satisfied, then contract of sale will not get cancelled, but the seller will be liable to pay damages to the buyer. Condition is the main reason for you to purchase the goods. अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो आप कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर करेंगे, और अगर ये सेटिस्फाई नहीं होते, कॉन्ट्रैक्ट विल बी रिप्यूडिएटेड एट द डायरेक्शन ऑफ द बायर। कि मुझे जो चाहिए नहीं मिल रहा है इस गुड्स में से, आपके गुड्स ले जाओ, मेरे पैसे वापस करो, या तो मैं गुड्स ही नहीं खरीदता, आपने जो मुझे टेस्टिंग बेसिस पे दिए थे वो आप वापस ले जाओ, लेकिन मुझे ये गुड्स यूज नहीं करने, क्योंकि मैं जो चाहता हूं मुझे इस गुड्स में से नहीं मिल रहा है। मैं जो चाहता हूं, जो मेरी बेसिस है गुड्स खरीदने की, वो क्या है, वो है कंडीशन। साथ ही साथ कुछ मुझे अगर अच्छे ऑफर वगैरह मिल जाए, कुछ अच्छा मुझे मिल जाए, तो वेल एंड गुड, वेल एंड गुड, मैं उसे वारंटी कहूंगा, मैं उसे वारंटी कहूंगा। आई होप आप ये पॉइंट समझ पा रहे हो, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। अगला चार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, अगला चार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हम इन डेप्थ अब डिस्कस करेंगे कि कंडीशन होती क्या है। ये दो चार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना बेहद ज्यादा जरूरी है। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले और अपने पास इसे रखे, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास आप रखें। अब चलते हैं वापस आपकी नोट्स की तरफ, जो है आपका इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल। अब समझते हैं कि इंस्टीट्यूट ने इसके बारे में क्या कहा है। इंस्टीट्यूट कहती है, इंस्टीट्यूट कहती है कि a condition is a stipulation essential to the main purpose of the contract, the breach of which, मतलब failure of which gives rise to a right to treat the contract as cancelled or repudiated। मतलब कंडीशन वो चीज होती है, कंडीशन वो चीज होती है, अगर वो फेल हो गई, अगर वो फेल हो गई
तो आप इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो, आप सू कर सकते हो आपके डैमेजेस के लिए, आपके लॉसेस के लिए। अब देखिए, पी वांट्स टू परचेस अ कार फ्रॉम क्यू विच विल हैव अ माइलेज ऑफ 20 किलोमीटर पर लीटर। क्यू ने एक व्हीकल की तरफ पॉइंट करके कहा ये गाड़ी आपको सूट करेगी, आप इसे खरीदिए, पर बाद में बी को पता चला कि इसका माइलेज तो केवल 15 है। दिस अमाउंट्स टू अ ब्रीच ऑफ कंडीशन। व्हाई? क्योंकि पी का कंडीशन क्या था, पी का इसेंशियल पर्पस क्या था, मेन पर्पस क्या था कॉन्ट्रैक्ट में घुसने का, कि उसको एक गाड़ी मिले जिसका माइलेज हो 20 किलोमीटर प्रति लीटर। लेकिन ये गाड़ी आपको परफॉर्मेंस दे रही है 15 किलोमीटर प्रति लीटर का, तो ये गाड़ी आपके कंडीशन को मीट नहीं करती है, आप इस कॉन्ट्रैक्ट में से बाहर निकल सकते हो, आपकी कंडीशन यहां पे फेल हो गई है, आपकी कंडीशन यहां पे फेल हो गई है। ये कॉन्ट्रैक्ट कैन बी repudiated at the option ऑफ द बायर। मतलब बायर अगर चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकता है। वारंटी क्या होता है? इट इज कोलैटरल टू द मेन पर्पस, जैसा मैंने कहा, ब्रीच ऑफ विच गिव्स राइज टू अ क्लेम फॉर डैमेजेस बट नॉट द राइट टू रिजेक्ट द गुड्स एंड ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेपुडिएटेड। तो वारंटी के अंदर यू हैव राइट टू डैमेजेस, but customer cannot reject the goods and customer cannot repudiate the contract. For example, HP sells you a laptop on the condition that it will have 64 GB RAM. HP also offers you 1 year warranty. You buy the laptop because of its RAM. Now, if RAM is not 64 GB, what can you do? You can repudiate the contract. But RAM is 64 GB. However, HP is not giving free repair under 1 year warranty. Here, you cannot repudiate, but you can claim damages. What can you do? You can claim damages. This explains you the difference between condition and warranty. What is 64 GB RAM का होना? It's a condition. What is a 1 year warranty services आपको देना? It is a warranty. अगर कंडीशन फेल हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? रेपुडिएट हो जाएगा। अगर वारंटी फेल हो गई तो आप क्या कर सकते हो? खाली यू कैन सू फॉर डैमेजेस। आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले ले और अब आगे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले ले, अब आगे चलते हैं। अब हमें समझना है, अब हमें समझना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी, और उसके आगे हम चलेंगे व्हेन कैन अ कंडीशन बी ट्रीटेड एज अ वारंटी। तो सबसे पहले समझिए
कि कंडीशन विच इज इसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ कंडीशन, stipulation which is essential to the main purpose is a condition, stipulation which is collateral to the main purpose is a warranty. Aggrieved party can repudiate the contract and claim damages or both. In case of breach of condition, aggrieved party can only claim damages in case of breach of warranty. Conversion of stipulation: condition can be treated as warranty, but breach cannot be treated as warranty, breach cannot be treated as condition. और ये जो पॉइंट है कन्वर्जन, ये अभी आप यहां पर सीखेंगे, तो इसको याद रखने का एक सिंपल सा तरीका आपको बताता हूं और ये चार्ट आपको देता हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले. इफ देर इज अ स्टिप्यूलेशन एंड द स्टिप्यूलेशन इज इसेंशियल टू मेन पर्पस, if it is essential to main purpose, contract can be repudiated plus you can claim damages. ये कौन करेगा? ये बायर करेगा, और बायर एट हिज ऑप्शन ये कौन करेगा? बायर करेगा. सारी राइट्स किसके हाथ में है? बायर के हाथ में. और ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है कंडीशन. अब बात करते हैं वारंटी की. अब बात करते हैं वारंटी. वारंटी इज कोलैटरल टू द मेन पर्पस. It is not essential. Contract cannot be repudiated, only damages can be claimed. Breach of warranty can never be treated as breach of condition. This is the differences between contract and warranty, which can feature in your exam for about 5 marks. And if you refer to our Apex chart over here, I guarantee you will score at least 4 out of 5 marks if you have this thought clarity. ये thought clarity बहुत जरूरी है. अगर ये क्लैरिटी आप में आ जाती है तो मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर ये 5 मार्क के लिए आया तो आप 4 मार्क ऐसे उठा लेंगे. मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं ऑन रिकॉर्ड. ठीक है, अब चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि व्हेन कैन अ कंडीशन बी ट्रीटेड एज अ वारंटी. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दरअसल ये है कि सबसे पहले कंडीशन को वारंटी की तरह ट्रीट करना, कंडीशन को वारंटी की तरह ट्रीट करना इसका मतलब यह है कि मेन कंडीशन को कोलैटरल कंडीशन की तरह ट्रीट करना. इसका मतलब यह है कि आप इस मेन कंडीशन अगर फेल हो गई, मेन कंडीशन अगर फेल हुई, तो आप रेपुडिएशन नहीं करना चाहते, आप सिर्फ डैमेजेस लेकर कॉन्ट्रैक्ट को आगे एग्जीक्यूट करना चाहते हो. कंडीशन को वारंटी की तरह ट्रीट करने का मतलब यह होता है कि मेन कंडीशन को
आप कोलैटरल कंडीशन की तरह ट्रीट कर रहे हो। तो अगर ये मेन कंडीशन अगर फेल हुई तो आप बोलोगे चलेगा, मैं डैमेजेस लेकर कॉन्ट्रैक्ट को आगे एग्जीक्यूट करना चाहता हूं, लेकिन मैं कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट या कैंसिल नहीं करना चाहता। अब ये कौन से सिचुएशंस में होगा? अब ये कौन से सिचुएशंस में होगा? कौन सी ऐसी बात आप पर आन पड़ी कि आपको मेन कंडीशन को छोड़ करके आप फिर भी इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार हो गए? मेन कंडीशन को छोड़ करके आप इस फिर भी कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए तैयार हो गए। ऐसा आप पे क्या बीता, क्या हुआ ऐसा कि आपको ये करने की सूझी? तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले ले, आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले ले। ये है आपका कॉन्सेप्ट। हाँ मैं मानता हूं ये चार्ट आपको कहीं पर भी एग्जाम में काम नहीं आएगा, लेकिन आप इस चार्ट को जब पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि आप आगे पढ़ क्या रहे हो, आपका कॉन्सेप्ट क्या है और आप किस लीगल आर्ग्यूमेंट में घुस रहे हो। ठीक है, तो अब चालू करते हैं। अब देखिए, आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। मेसर्स ए बी एंड कंपनी, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म, placed an order with IT Mart Private Limited for the purchase of 100 units of Dell Latitude laptop of 1 TB SSD and 64 GB RAM। तो देखिए, सबसे पहले डेल लैटिट्यूड लैपटॉप विथ दिस 1 TB SSD एंड 64 GB रैम, मतलब सबसे पहला यहां पे आप इस बात से श्योर है कि गुड्स आर स्पेसिफाइड। मतलब कल जो हमने पढ़ा था कि एग्जिस्टिंग गुड्स में 3 किस्म के गुड्स होते हैं, स्पेसिफिक, असर्टेन्ड, अनअसर्टेन्ड। ये स्पेसिफाइड गुड्स है, मतलब इसका इमीडिएटली कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल हो सकता है। इसका कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल हो सकता है। आई बात समझ में? यस और नो? यस और नो? आर यू विथ मी? गुड्स आर स्पेसिफाइड, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल इज पॉसिबल। अब एबी एंड कंपनी कौन से बेसिस पर एग्री करती है ये 100 यूनिट्स ऑफ डेल लैटिट्यूड खरीदने के? सबसे पहले इसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि इट हैज टू बी डेल लैटिट्यूड, तो वो लैटिट्यूड मॉडल होना चाहिए, प्लस उसमें होना चाहिए 1 TB SSD और उसमें होना चाहिए 64 GB रैम। अगर ये तीनों सेटिस्फाई हुआ देन परचेस विल बी मेड। मतलब ये लैटिट्यूड मॉडल होना चाहिए, ये बन गया कंडीशन 1। 1 TB SSD होना चाहिए, ये बन गया कंडीशन 2। और 64 GB रैम होना चाहिए, ये बन गया कंडीशन 3। आई बात समझ में? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अब हुआ ऐसे कि डेल ने क्या कर दिया, डेल ने डिलीवर किया लैटिट्यूड मॉडल विथ 500 GB SSD और 32 GB रैम। एबी एंड कंपनी के पार्टनर्स एकदम गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा यार हम मांग रहे हैं आपसे क्या, आप हमको दे रहे हो क्या? हमको नहीं खरीदना आपसे, प्लीज गेट लॉस्ट, हमको नहीं खरीदना आपसे। डेल के सेल्समैन ने बोला सर एक बात, मेरी बात आप सुन लीजिए, यह लैपटॉप आपको वही परफॉर्मेंस देगा, सब कुछ आपका काम वही करेगा। उसने बड़ी अच्छी फिल्म बनाई, उसने बढ़िया से उसे कन्विंस करने की कोशिश की कि पूरा शीशे में उतार ले उसे, और एबीएन कंपनी के पार्टनर्स मान गए। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये जो आपकी कंडीशंस थी 1 TB SSD वगैरह वगैरह,
इसमें 1 यूनिट वॉज इक्वल टू 1,20,000 रुपीज। तो डेल के सेल्समैन ने कहा सर डोंट वरी, हमारे ये नए वाले कंडीशन में हम आपको 1 यूनिट देंगे एट ₹75,000। एबीएन कंपनी मान गए, एबीएन कंपनी मान गए। तो एबीएन कंपनी ने क्या कर दिया, ये जो थी कंडीशन 2 और ये जो थी कंडीशन 3, इसे क्या कर दिया, इससे वॉलेंटरीली वेव ऑफ, मतलब क्या कर दिया, माफी कर दी। क्या कर दी, वॉलंटरीली माफी कर दी, उसे माफ कर दिया और बोला चल कोई बात नहीं 75,000 में दे दे और कहानी खत्म कर। तो जो कंडीशन 2 के ना होने पर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता था, वो बायर ने अपने मन मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट को जारी रखा। मतलब बायर ने कंडीशन को वॉलेंटरीली, उसके ऊपर किसी प्रेशर नहीं था, उसके ऊपर किसी ने ये नहीं कहा था कि अगर आप ये बात नहीं मानेंगे तो हम आपको जेल में डाल देंगे। उसने ये नहीं कहा था कि अगर आप ये बात नहीं मानेंगे तो हम आपको हार्म करेंगे। कोई उस पर दबाव नहीं था, उस पर कोई प्रेशर नहीं बना था कि आप हाँ बोले नहीं तो आपके घर के नीचे फौज खड़ी है आप पे हमला हो जाएगा, ऐसा कुछ तो नहीं था। उसने अपने मन से वॉलेंटेरिली कंडीशन 1 और कंडीशन 2 को क्या कर दिया, वेव ऑफ कर दिया। और इसकी वजह से ये जो कंडीशन 2 और कंडीशन 3 थी, जो ओरिजिनली कंडीशंस थे, अब क्या बन गए, अब बन गए वारंटी। अब क्या बन गए, अब बन गए वारंटी, अब बन गए वारंटी। आ रही है बात समझ में, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही हो। कंडीशन को वॉलेंटरीली वेव ऑफ करने को कंडीशन बन जाती है वारंटी। जब आप कंडीशन को वॉलेंटरीली वेव ऑफ करते हो, कंडीशन बन जाती है वारंटी। ये केस को समझना बहुत जरूरी है। यह हो गया आपका पहला एग्जाम्पल। अब आपको देता हूं दूसरा एग्जाम्पल। अब आपको देता हूं दूसरा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2, पेप्सी, a cold drink company, approach an advertising agency for its advertisement campaign. The main condition of this campaign is that Salman Khan should be the brand ambassador. Salman Khan, of course, a leading film actor, a leading actor, should be the brand ambassador. अल्लाह ना करे सलमान खान को कुछ हो, लेकिन सिचुएशन ऐसी अराइज हो गई, सिचुएशन ऐसी अराइज हो गई, अल्लाह ना करे ये हो कभी, लेकिन सिचुएशन ही अराइज हो गई, सलमान खान is unfortunately killed in a car accident. एक दुर्घटना में उनका देहांत हो गया।
Now you tell me one thing, is it legally, is it legally possible for Mr. Khan to be the brand ambassador? क्या ये पॉसिबल होगा? Absolutely not. No, he's dead. He's dead. How can he be the brand ambassador? ये तो नहीं रहे. So basically, fulfillment of condition is not possible because the condition has become impossible to satisfy or fulfill. ऐसे सिचुएशन में obviously buyer will have to waive off the condition. पेप्सी एक कोल्ड ड्रिंक कंपनी अप्रोच करती है एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी को. एडवर्टाइजिंग एजेंसी कहती है हाँ सलमान खान ने हमारे साथ में साइन किया हुआ है और आपके प्रोडक्ट के लिए सलमान खान जरूर आपका ब्रांड एम्बेसडर बन जाएंगे. पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि सलमान खान की एक दुर्घटना में मौत हो गई. तो अब जो नहीं रहा वो कहां से ब्रांड एम्बेसडर बनेगा भैया? तो इज इट पॉसिबल फॉर पेप्सी टू गेट सलमान खान एज द ब्रांड एम्बेसडर? Absolutely not. So this condition will have to be waived off by Pepsi, who is the buyer, and they cannot, you see, go in for Salman Khan. आई बात समझ में? I hope you're understanding. I hope you're understanding what I'm trying to say. Yes or no? I hope you're understanding what I'm trying to say. एक और आपको एग्जाम्पल देता हूं. एग्जाम्पल टाटा सॉल्ट agrees to buy grade A101 quality of salt from a salt producing company in Vietnam. This salt has been packed and sent via ship, it is vessel, to India. The ship sinks. Obviously, the salt is gone. Where is the salt gone? Under the ocean. It is under the ocean. Salt is gone. Vietnamese company agrees to provide grade B102 salt to Tata Salt. Grade A101 salt is destroyed and cannot be provided. Therefore, it is now an impossible condition. Therefore, it is now an impossible condition. Tata Salt goes to court to sue Vietnamese company. Court directs
टाटा टू एक्सेप्ट grade B plus damages as grade A now impossible. यह है आपका एग्जाम्पल नंबर 3. क्या हुआ इस सिचुएशन में? लीगली बायर is required to waive off condition. Why? Because condition is now impossible to be satisfied. Condition is now impossible to be satisfied. So now the buyer has to waive off the condition. आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है. तो सवाल ये उठता है कि कंडीशन जो है वो वारंटी कब बन जाती है. इसका स्क्रीनशॉट ले ले, आपके काम में आएगा. ये ऐसे केसेस पढ़ना आपके लिए अच्छा है, और जब आपको शायद कोई केस स्टडी वगैरह आ जाए एग्जाम में, आप उसे अच्छी तरीके से फेस कर पाएंगे. अब आगे देखें हमें क्या समझना है. वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हेन विल अ ब्रीच ऑफ कंडीशन बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी. तो सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में होना चाहिए स्टिप्यूलेशन, और वो स्टिप्यूलेशन होना चाहिए कंडीशन. कंडीशन क्या होता है? कंडीशन होता है अ स्टिप्यूलेशन दैट इज essential to the main purpose, that is essential to the main purpose of the contract. अगर ये कंडीशन क्या हुआ, अगर ये कंडीशन हो गया फेल, तो क्या होगा? होगा रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तो होगा रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. लेकिन रेपुडिएशन कैन बी अवॉइडेड बाय वेवर ऑफ कंडीशन. वेवर मतलब कंडीशन को माफ कर देना. और ये वेवर होते हैं दो किस्म के. ये वेवर होते हैं दो किस्म के. पहला है वॉलेंटरी वेवर और दूसरा है कंपल्सरी वेवर. वॉलेंटरी वेवर में होता क्या है? वॉलेंटरी वेवर में होता यह है कि बायर voluntarily waives off the condition. अपने मन से बोलते थे ठीक है, नहीं किया ना, नहीं किया, चल दूसरा रास्ता निकल. या फिर बायर अपने मन से treats the violation of condition as violation of warranty and claims damages instead of repudiating the contract. Claims damages instead of repudiating the contract. मतलब बायर अपने मन मर्जी से कहता है
कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना, छोड़ना, फोड़ना नहीं है। मैं अभी भी आपके साथ में इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करूंगा, मैं अभी भी आपके साथ में काम करूंगा, लेकिन आपने मेरे डैमेजेस देने पड़ेंगे। दोनों केसेस में, दोनों केसेस में, केस ए और केस बी में, केस ए और केस बी में बायर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव डैमेजेस। उसका हक है कि उसकी नुकसान भरपाई, उसका हर्जाना उसे मिले, उसे मिले, ये उसका हक है, कंपल्सरी। में दो है सिचुएशंस। नंबर सी देखते हैं। फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट is excused by law because condition became impossible to fulfill। इसको कैसे याद रखना है? सी को, सलमान मर गया। क्या हुआ? सलमान मर गया। सलमान मर गया तो ब्रांड एम्बेसडर कौन बनेगा? कोई और ही बनेगा ना, कोई और ही बनेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? इसको याद कैसे रखेंगे? सलमान खान मर गया। इसको याद कैसे रखना है? इसको याद ऐसे रखना है कि सलमान खान मर गया। आई बात समझ में एवरीवन? आई होप सो। और पॉइंट नंबर डी जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो अभी हम डिस्कस करेंगे, जो अभी हम डिस्कस करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट नॉट सेवरेबल, contract is not severable, buyer accepted goods or part thereof। contract is not severable and buyer has accepted the goods or a part thereof। अब हमें पॉइंट नंबर डी के ऊपर स्पेशल फोकस रखना है। आप सिर्फ इसका स्क्रीनशॉट ले ले। मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं ये चार्ट आपको फिर से बना के दे दूंगा। इसी लेक्चर में आपको फिर से ये चार्ट रिविजनरी तौर पे मैं बना के दे दूंगा। अब बस इसका स्क्रीनशॉट आपके पास रखें। इसके यहां पे आपको लिखना है एचपी लैपटॉप प्लस एचपी प्रिंटर, और आपको इसको एक डब्बे में डालना है। आप बोलोगे ये क्या, एचपी की फ्री एडवर्टाइजिंग हो रही है? होने दो, होने दो, किसी का तो भला। एग्जाम्पल सुन के आपका भला होगा, ये मेरी गारंटी। अब सुन लीजिए एग्जाम्पल क्या है। अब सुन लीजिए एग्जाम्पल क्या है। नेक्स्ट टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड is a consulting company that has placed an order for number A 1000 HP laptops, pavilion model, 512 GB SSD, 64 GB RAM, and number B 200 HP desk jet printers, 200 desk printers, 200 desk printers। ये ऑर्डर रखा है, प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग। द ऑर्डर इज प्लेस्ड with HP India Private Limited। This order cannot be treated as two
separate conditions, or rather I will say as two separate items. Cannot be treated as two separate items. It cannot be treated as two separate items. That is, next time has to buy both. It has to buy both laptop and printers. Laptops and printers. And HP has to sell both laptop and printers. Due to some mix-up, the following order is delivered: 1000 HP Pavilion models, 256 GB SSD, 64 GB RAM. You have guessed by now that Pavilion model is condition 1, 502 GB SSD is condition 2, 64 GB RAM is condition 3. So here Pavilion model condition 1 is met, condition 2 is not met, condition 3 is met. Therefore here in this case, condition not met, and of course it delivered the 200 HP DeskJet printers. Next time took delivery of the 200 printers and rejected the laptops. Now, what is it that you learned? You learned that number one, contract should be नॉन सेवरेबल. इसका मतलब अब समझेंगे. प्लस बायर हैज एक्सेप्टेड गुड्स और पार्ट देयर ऑफ. माय डियर फ्रेंड्स, नॉन सेवरेबल का मीनिंग है टुकड़े टुकड़े, टुकड़े टुकड़े नहीं चलेगा या नहीं चलेंगे. चलेगा तो पूरा, मतलब लेंगे तो पूरा. लेंगे तो पूरा मतलब क्या? ये नहीं तो कुछ भी नहीं. हम ये दोनों साथ में लेंगे. एंड मतलब हमें ये लेना पड़ेगा और ये भी लेना पड़ेगा. तो अब इस सिचुएशन में क्या है? सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए नॉन सेवरेबल. क्या ये कॉन्ट्रैक्ट नॉन सेवरेबल है? जी हां, ये कॉन्ट्रैक्ट नॉन सेवरेबल है. ये कॉन्ट्रैक्ट एक ही कॉन्ट्रैक्ट है और ये कॉन्ट्रैक्ट है लैपटॉप एंड प्रिंटर का. ये कॉन्ट्रैक्ट लैपटॉप और प्रिंटर, मतलब इन दोनों में से किसी एक का नहीं है. ये लैपटॉप एंड प्रिंटर दोनों का है. तो लेना पड़ेगा तो दोनों लेना पड़ेगा. एक ही लेने आओगे तो हम बेचेंगे नहीं. ये बात समझना बहुत जरूरी है. तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट नॉन सेवरेबल है. जी हाँ, कॉन्ट्रैक्ट नॉन सेवरेबल है. और बायर हैज एक्सेप्टेड गुड्स और पार्ट देयर ऑफ, मतलब या तो पूरे गुड्स ले लिए या तो उसका एक हिस्सा ले लिया. नेक्स्ट टाइम टुक द डिलीवरी ऑफ 200 प्रिंटर्स, मतलब ये 200 प्रिंटर का उन्होंने क्या ले लिया? डिलीवरी ले लिया.
मतलब they have accepted part thereof. So in this case the contract is non-severable and buyer has accepted part thereof. तो आप ये कॉन्ट्रैक्ट को कैंसल नहीं कर सकते। तो आप इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते। आपको करना क्या पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा ये कि ये जो कंडीशन नंबर 2 फेल हुई है, आपको इसे वेव ऑफ करना पड़ेगा। तो वेव ऑफ करने में या तो आप 256 GB SSD को वॉलंटरीली एक्सेप्ट करें और डैमेजेस ले, या तो आप गुड्स को वापस भेज के बोले भाई आप इसे रिप्लेस कीजिए। ये दो ऑप्शंस आपके पास है, लेकिन आप इस कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट नहीं कर सकते। आप इस कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट नहीं कर सकते। मतलब ये कंडीशन नंबर 2 जो फेल हुई वो अब क्या बन गई? अब वारंटी बन गई और आपको ये गुड्स एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। आपको ये कॉन्ट्रैक्ट में आना ही पड़ेगा क्योंकि आपने लैपटॉप एवं लैपटॉप एंड लैपटॉप और प्रिंटर खरीदा है HP इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। आई बात समझ में? आई होप दिस इज क्लियर। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझा हो तो वीडियो को पॉज करें, जब आप इसे यूट्यूब पे देखेंगे फिर से रिवाइंड करें और इसको वापस से एक बार आप प्लीज गौर से सुने। जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था, सॉरी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले एक बार, ये आपको बहुत काम में आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले क्योंकि इसका एक इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में नॉट गिवन एक्सप्लेनेशन इन ICAI मॉड्यूल। वहां पे बस लिख के छोड़ दिया है कि इट हैज टू बी नॉन सेवरेबल एंड हैज बीन एक्सेप्टेड और पार्ट देयर ऑफ, गुड्स एक्सेप्टेड और पार्ट देयर ऑफ। अरे उसका मतलब क्या है वो तो समझाओ, उसका मतलब क्या है वो तो समझाओ स्टूडेंट को। बस रट्टा मरवाते हैं, नॉन सेवरेबल एंड बायर हैज एक्सेप्टेड गुड्स और पार्ट देयर ऑफ। अरे रट्टा भी मरवाओ चलेगा भाई, लेकिन मतलब तो समझा के रट्टा माराओ बच्चे लोग से, तब जाके तो कोई काम बनेगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। तो चलिए, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपसे आपके लिए मतलब चार्ट फिर से ड्रॉप करूंगा। तो देखें रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो देखें रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ट्रीटेड एज अ वेवर। इसका मतलब क्या है? फेलियर ऑफ मीटिंग condition can be treated as failure of meeting a warranty in two conditions. So it can be treated as a waiver. When can it be treated as a waiver? So waiver of condition which will result in contract not getting repudiated but damages being claimed. Waiver of condition can happen in two situations. Number one, it has to be voluntary. Number two, it has to be compulsory. Under voluntary, the first one is that the buyer waives the performance of the condition on a voluntary basis.
the second one is buyer treats the violation of the condition as a violation of warranty, claims damages instead of repudiating the contract. Now, in case of compulsory, contract is non-severable and buyer has accepted the goods or part thereof, or fulfillment of condition is excused by law because condition has become impossible to fulfill. इसको याद कैसे रखेंगे? इसको याद कैसे रखेंगे? इसको अपने केस नंबर सी को याद रखेंगे लैपटॉप एंड प्रिंटर तरीके. इसको क्या बोलेंगे? लैपटॉप एंड प्रिंटर कंडीशन. और ये कंडीशन नंबर डी को क्या बोलेंगे? सलमान मर गया. इसको क्या बोलेंगे? सलमान मर गया. दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू रिमेंबर दिस फॉर आवर एग्जाम्स. सलमान मर गया मतलब वो ब्रांड एम्बेसडर बन सकता है? नहीं बन सकता, इम्पॉसिबल. लैपटॉप एंड प्रिंटर खरीदा है, एक ही चीज खरीद सकते हो? नहीं भाई, कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट फेवरेबल. खरीदेंगे तो दोनों, नहीं तो एक भी नहीं. हो गया. It is so easy, it is so simple. When can condition be treated as a warranty? An important question. What is the question? Situations wherein condition can be treated as a warranty, which can come for 5 to 10 marks. I think 8 to 10 should be the right word here, which can come for 8 to 10 marks. The whole chart is available for you. ये चार्ट का स्क्रीनशॉट ले और आज लेक्चर के बाद उस स्क्रीनशॉट को अपने नोटबुक में जरूर लिखे. उसका आपको फायदा ही होगा, उसका आपको फायदा ही होगा. कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं है. प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले. अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं आगे आपके टेक्स्ट बुक की तरफ. देखिए, सारी कंडीशंस जब वारंटी ट्रीट होती है तो बायर ऑल टुगेदर वेव्स द परफॉर्मेंस कंडीशन. बायर इलेक्ट्स टू ट्रीट द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज ब्रीच ऑफ वारंटी. ही मे क्लेम डैमेजेस इंस्टेड ऑफ रेपुडिएटिंग द कॉन्ट्रैक्ट. इसमें लिखा है बायर हैज नॉट वेव्ड द कंडीशन बट डिसाइड टू ट्रीट इट एज अ वारंटी, व्हिच इज एग्जैक्टली व्हाट वी हैव रिटन इन द चार्ट. तीसरा वाला कॉन्ट्रैक्ट इज नॉन सेवरेबल एंड बायर एक्सेप्टेड द गुड्स और पार्ट देयरऑफ. Fulfillment of condition or warranty is excused by the law by reason of impossibility or otherwise. Impossible क्या है? सलमान मर गया. तो इसके दो कैटेगरीज क्या है? वॉलंटरी वेवर और कंपलसरी वेवर. कंपलसरी में क्या है? नॉन सेवरेबल और फुलफिलमेंट एक्सक्यूज बाय लॉ. वेव्स परफॉर्मेंस इलेक्ट टू ट्रीट इट एज अ वारंटी. ये दोनों हमारे पास हमारे चार्ट में अवेलेबल है. ये दोनों, ये आपका कंडीशन नंबर सी है, लैपटॉप प्लस प्रिंटर. ये क्या है? सलमान मर गया. ये क्या है? सलमान मर गया. और ये आपका ए है और ये आपका बी है. ये आपके पास आपके चार्ट्स में अवेलेबल है, ये आपके पास आपके चार्ट्स में अवेलेबल है. प्लीज इस पे ध्यान दीजिए. एक्सप्रेस एंड इंप्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज. एक्सप्रेस एंड इंप्लाइड. एक्सप्रेस एंड इंप्लाइड का मतलब क्या है? देखें अगर आप एक लाइब्रेरी में जाते हो तो यहां पे ये अंडरस्टूड है
यहाँ पे ये अंडरस्टूड है कि आप आपका मोबाइल यूज नहीं कर सकते, आपको साइलेंस रखना होगा। ये चीजें अंडरस्टूड है, ये चीजें अंडरस्टूड है। लाइब्रेरी एक्सप्रेसली ये कहती है, लाइब्रेरी एक्सप्रेसली ये कहती है कि ओनली एकेडमिक टेक्स्ट बुक अलाउड। देखिए, आप लाइब्रेरी में जाके या तो आपकी स्टडीज की बुक्स पढ़ सकते हो, या तो आप कोई फिक्शन की नॉवेल भी पढ़ सकते हो। किसने आपसे रुका है? आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, किसने आपको रुका है? आप मैगजीन पढ़ सकते हो, आपका मन करे आप पढ़ सकते हो, बस आप मोबाइल यूज ना करें और आप बिल्कुल बिल्कुल शांति से बैठ के पढ़े, यही आपसे एक्सपेक्टेड है। आप बिल्कुल कोई शोर शराबा ना करें, ये आपसे एक्सपेक्टेड है। लेकिन आपके कॉलेज की जो लाइब्रेरी है वो ये एक्सप्रेसली कहती है कि यहाँ पे अगर बैठना है तो आप सिर्फ एकेडमिक टेक्स्ट बुक्स ही पढ़ सकते हो। ये जो अंडरस्टूड है इसे कहा जाता है इम्प्लाइड। ये जो अंडरस्टूड है इसे कहा जाता है इम्प्लाइड। इसका कहने का मतलब ये है, इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो आपने करना है यहाँ पे, ये जो आपने बिहेवियर करना है यहाँ पे, ये इम्प्लाइड है। ये क्या है? ये इम्प्लाइड है। या फिर आप जब लाइब्रेरी में जाते हो और लाइब्रेरी में क्लियरली एक बोर्ड पे लिखा गया है, क्लियरली एक बोर्ड पे लिखा गया है, फॉर द मंथ ऑफ August, students are allowed to only refer, read, and use academic textbooks in library। ये लिखा गया है बाय ऑर्डर ऑफ प्रिंसिपल, बाय ऑर्डर ऑफ द प्रिंसिपल, ये लिखा गया है। तो ये जो एक्सप्रेसली प्रोनाउंस किया गया है, जो स्पेसिफिकली मेंशन किया जाता है, एक्सप्रेसली मतलब स्पेसिफिकली मेंशन किया जाता है, इसे कहा जाता है एक्सप्रेस। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंप्लाइड एवं एक्सप्रेस्ड कंडीशंस होते हैं। आपको अब ये पढ़ना है कि कंडीशन और वारंटी के एक्सप्रेस और इंप्लाइड कंडीशंस क्या है। आपको ये पढ़ना है कि यार कंडीशन और वारंटी के एक्सप्रेस या इंप्लाइड कंडीशंस क्या है। आपको एक्सप्रेस और इंप्लाइड के बीच का मतलब अब क्लियरली समझ गया होगा, ऐसी उम्मीद मैं करता हूं। अब आगे चलते हैं। सबसे पहला इंप्लाइड कंडीशंस। देखें, एक्सप्रेस कंडीशंस जो होंगे, अलग इंक से लिखते हैं, एक्सप्रेस कंडीशंस जो होंगे will be specifically will be specifically will be specifically mentioned in the contract। एक्सप्रेस कंडीशंस जो होंगे ये स्पेसिफिकली आपके कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन्ड होंगे। आपको ये समझना है कि इंप्लाइड वाले कौन से, आपको ये समझना है कि इंप्लाइड वाले कौन से, आपको क्या समझना है, इंप्लाइड वाले कौन से। तो चलो ध्यान दो, इंप्लाइड वाले कौन से। सबसे पहला इंप्लाइड वाला, यहाँ पे एक चार्ट बनेगा इंप्लाइड कंडीशंस का। यहाँ पे एंड में एक काम करते हैं, एंड में वो चार्ट बनाते हैं इंप्लाइड कंडीशंस का। एंड में चार्ट बनेगा इंप्लाइड कंडीशंस का। अब देखिए, ये इससे ज्यादा ना कॉमन सेंस वाला आपको कोई आंसर मिलेगा नहीं आपके पूरे लॉ के सिलेबस में। आपको आपके पूरे लॉ के सिलेबस में इससे ज्यादा कॉमन सेंस वाला आपको कोई भी आंसर मिलेगा नहीं। सबसे पहले कंडीशन एज टू टाइटल। कंडीशन एज टू टाइटल का मतलब क्या है? कंडीशन एज टू टाइटल का मतलब है कि जो सेलर जो होता है, कंडीशन एज टू टाइटल, देखिए इसका मतलब क्या है।
इसका मतलब ये है कि सेलर जो होता है हैज द राइट टू सेल द गुड्स एंड, ये किसके केस में है, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के केस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में है। एंड अगर ये एग्रीमेंट टू सेल हो, अगर ये एग्रीमेंट टू सेल हो तो ही विल हैव राइट, फ्यूचर में होता है ना एग्रीमेंट टू सेल, तो विल हैव मतलब क्या हो गया, फ्यूचर, ही विल हैव राइट टू सेल द गुड्स when property will pass। प्रॉपर्टी पासिंग का मतलब आपको आपके एक यूनिट में स्पेसिफिकली हम लोग उसका लेक्चर रखेंगे, मोस्टली कल ही होगा उसका लेक्चर, तो आज इसके बारे में आप निश्चिंत रहिए। यूनिट नंबर 3 यूनिट नंबर 4 को जब आप रेफर करेंगे उसके लेक्चर को, तब आपको देखने मिल जाएगा, निश्चिंत रहिए। कंडीशन एज टू टाइटल का मतलब क्या, कंडीशन एज टू टाइटल का मतलब है कि सेलर हैज द राइट टू सेल द गुड्स if they are present, if they are existing goods, if they are future goods, in the future he will have the right to sell the goods। इसका मतलब यही है, इसका अंडरलाइन मीनिंग यही है कि सेलर इज द ओनर ऑफ द गुड्स, कि सेलर इज द ओनर ऑफ द गुड्स। Seller is the owner of the goods because only the owner has the right to sell, or the owner only has the future right to sell the goods। आप आपके गुड्स खुद बेच सकते हो, लेकिन मैं आपके गुड्स बेच नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए इज द ओनर of some sports equipment। Mr. C is a sports club wanting to buy this equipment। Close friend and neighbor of Mr. A, Mr. D, sold these goods to sports club owner to Mr. C। एग्जाम्पल क्या है, मिस्टर ए इज द ओनर ऑफ सम स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, मिस्टर सी इज अ स्पोर्ट्स क्लब ओनर वांटिंग टू बाय दिस इक्विपमेंट। मिस्टर डी, जान ना पहचान, तू मेरा मेहमान, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, उसने क्या बोला, अरे सी तेरे को चाहिए स्पोर्टिंग इक्विपमेंट, अरे टेक इट फ्रॉम ए, वो तो मेरा भाई है, बाजू में रहता है, वो तो मेरा भाई है, बाजू में रहता है, एक ही घर है, बस बीच में दीवार है। उधर वो मिस्टर ए को हार्ट अटैक आ गया, उसका कलेजा फट गया, बोलता है अरे बैल तूने ये क्या किया, बोलता है अरे भाई आपके लिए तो मैंने कस्टमर लाया, बोलता है अरे वो कब से मेरे पीछे पड़ा था, मुझे उसे बेचना नहीं था, तूने किस हक से बेचा, बोला अरे मैं तो तेरा भाई हूँ, दोस्त हूँ ना, नेबर हूँ। अरे चल यार, डू यू हैव द टाइटल ऑफ द गुड्स, नो। Who has the title of the goods over here, who has the title of the goods over here, A। Who can sell, only A can sell, only A can sell। Does B have the title of the goods, no, so B cannot sell। So what is the first implied condition, you have to have a condition, that is the title of the goods should belong to you, that is the title of the goods, that is you have to be the owner of the goods have to belong to you। I hope you have understood the first condition। The second condition is condition as to description। The second is condition as to description। अब देखिए इसका मीनिंग ये होता है कि जो गुड्स की डिस्क्रिप्शन है, गुड्स विल बी सोल्ड as per the description only, goods will be sold as per the description only। For example,
For example, pepperfry.com, एंड ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन भी है. पेपर फ्राई, अ फर्नीचर शोरूम, sells a bed to Mr. A. In the description, the bed is of shisham wood. शीशम एक बहुत हाई क्वालिटी का लकड़ा होता है. द बेड इज ऑफ शीशम वुड, वेयर एज मिस्टर ए रिसीव्ड अ बेड ऑफ इंजीनियर्ड वुड. इंजीनियर्ड वुड, ये शीशम वुड जो होता है ये बहुत सुपीरियर क्वालिटी का होता है, अच्छी क्वालिटी का लकड़ा. इंजीनियर्ड वुड भूसा होता है, लकड़े का पार्टिकल्स होता है. दिस इज ऑफ एन इंफीरियर क्वालिटी. So it is implied that the goods have to match the description. What is implied? That goods have to what? Match what? Description. So here they have to be of what? Shisham. They have to be of shisham. Can they be engineered? No, they cannot be engineered. So if this condition is not met, if this condition is not met, if this is not met, condition as to description is not met, if not met, it will lead to repudiation. It will lead to repudiation. मिस्टर ए बोलेगा नहीं भाई ये लेके जाओ, मेरे को नहीं चाहिए. पेपर फ्राई बोलेगा नहीं ना, आपको डिस्काउंट में देते. अरे मेरा पैसा झाड़ पे लगता है क्या, मेरे को नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए, लेके जाओ. तुम्हारा इंजीनियर वुड देना है तो शीशम दो, नहीं तो कुछ मत करो, चलो गेट आउट, गेट आउट, नहीं चाहिए. That is what Mr. A has the right to say, because the condition as to the description has not been met. The condition as to the description of the goods has not been met. I hope आपको ये बात समझ में आ रही हो. Next is sale by sample. Next is sale by sample. Mr. A is a cloth merchant. Mr. A is a cloth merchant. He contracts to buy 10,000 meters of silk of Egyptian quality or Egyptian grade. The silk supplied to him was of hybrid grade. Was of hybrid grade. Now let's see, इन बीच में थोड़ा सा एक चेंज करते हैं. He was given 100-meter sample of Egyptian silk, but was supplied 10,000 meter of hybrid silk. Hybrid मतलब mixed silk, not Egyptian. Egyptian silk is pure silk. ये प्योर माना जाता है. तो ये क्या हो गया? Did the sample match the delivery? The sample has not matched the delivery. Sample has not matched the delivery. The implied condition has not been met. The sample has not matched the delivery. The implied condition has not been met. I hope आपको ये समझ में आ रहा होगा. And where the implied condition has not been met, what does the buyer have? The buyer has the right to reject
The buyer has the right to reject. It may be noted now. Look here for sample. In contract of sale by sample, there is an implied condition that bulk should correspond with the sample in quality. Buyer shall have reasonable opportunity of comparing the sample with the bulk. यहाँ पे हुआ क्या सैंपल किसका दिया 100 मीटर्स का दिया किसका दिया इजिप्शियन सिल्क और आपका बल्क 10,000 मीटर आपको दिया क्या हाइब्रिड सिल्क क्या दिया हाइब्रिड सिल्क दिया आर दे मैचिंग नो दे आर मैचिंग नो दे आर नॉट मैचिंग so over here what has happened bulk does not correspond with sample in क्वालिटी ये है इजिप्शियन ये है हाइब्रिड दोनों की क्वालिटी दोनों के ग्रेड्स बिल्कुल एक दूसरे से अलग है ये मैच नहीं कर जाते ये इंपॉर्टेंट है इसका स्क्रीनशॉट ले और इन्होंने जैसे भी लिखा है ये इंस्टीट्यूट का चॉइस था आप इसको इस तरीके से आपके मॉड्यूल के अंदर लिख ले ये आपके अंडरस्टैंडिंग OFU मींस ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग OFU मींस ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग ये आपका OFU है ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग ये आप आपके यहाँ पे लिख ले ये आप आपके यहाँ पे लिख ले ये आपको बहुत काम में आएगा आगे चलते हैं सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन पहले था डिस्क्रिप्शन अब है सैंपल where the goods are sold by sample as well as by description it is implied that the bulk of the goods supplied shall correspond with both the sample as well as the description तो चलिए 1000 chairs made of shisham wood to be supplied to Mumbai Cricket Association ऑडिटोरियम 1000 शीशम लकड़ी की कुर्सियां सैंपल 1 chair of shisham wood bulk 1000 plastic Nilkamal chairs. Does the sample correspond to the bulk? No, it does not. No, it does not. It does not correspond to the bulk. If they do not tally, buyer can repudiate the contract. Over here Mumbai Cricket Association MCA can repudiate the contract. The MCA can repudiate the contract. आई बात समझ में बहुत सिंपल है ये भी आप लिख ले आपके यहाँ पे जो जगह है ना यहाँ पे उधर लिख लेना स्क्रीनशॉट बना लेना और आपके मॉड्यूल में ना वहां पे लिख लेना तो जब भी रैपिड रिवीजन करोगे ना तभी ये काम में आएगा और आपके लिए लॉ का मैराथन लेक्चर रखा जाने वाला है हर एक सब्जेक्ट का मैराथन एपेक्स एकेडमिक्स आपको करवाने वाला है आफ्टर 5 जून तो आपके मैराथन में एक दिन में पूरा सब्जेक्ट खत्म आपका 10th को मैथ्स का क्रैश कोर्स खत्म हो जाएगा 10 जून को लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे एक दिन में एक सब्जेक्ट खत्म इस तरीके से वी आर गोइंग टू टेक अप फाइनल रिवीजन बिफोर योर एग्जाम्स एक दिन में एक सब्जेक्ट खत्म दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू तो उसमें ये सारे एग्जाम्पल्स आपको काम में आएंगे ये सारे एग्जाम्पल्स आपको वहां पे काम में आने वाले ठीक है ओके नेक्स्ट is condition as to quality or fitness of the goods. Ordinarily, there is no implied condition as to quality or fitness of the goods for any particular purpose. आप ये नहीं कह सकते कि क्वालिटी A1 होगी क्वालिटी बेस्ट होगी क्वालिटी ऐसी होगी क्वालिटी वैसी होगी लेकिन बायर जो है
उसने, बायर जो है, उसने अपने सेलर को गुड्स के बारे में पूरी आइडिया देनी चाहिए। बायर जो है उसने अपने सेलर को गुड्स के बारे में सारी आइडिया देनी चाहिए। मतलब उसने क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले बायर हैज टू मेक नोन इंटेंट ऑफ परचेस, or you can say purpose of purchase. Second, buyer will rely on the seller's skill. सेलर के अंदर एक खूबी होगी जो बायर को लगेगा वैसा गुड्स प्रोवाइड करे, जो बायर को चाहिए वो गुड्स प्रोवाइड करे। बायर उस खूबी में यकीन रखेगा, बायर उस खूबी में यकीन रखेगा, बायर सर्टेनली उस खूबी पर डिपेंड करेगा, क्योंकि उसने अपना काम कर दिया है, उसने अपना इंटेंशन सेलर को बता दिया है। सो बायर विल रिलाई ऑन द सेलर्स स्किल। नेक्स्ट, इट इज द बिजनेस of the seller to supply the goods of that description. Of what? Of that description. Example, Mr. A, a professional football player, goes to Bata shoes looking for football spikes to use on grass as well as synthetic surfaces. Bata makes formal, fashion, casual footwear and not sport specific footwear the way Mr. A needs. He goes to Ashoka Sports. ये एक्चुअली में एक दुकान है, अशोका स्पोर्ट्स। मुंबई में अंधेरी ईस्ट नाम की एक जगह है, वहां पे अशोका स्पोर्ट्स नाम की दुकान है, जहां से मैं अपने फुटबॉल के जूते खरीदता हूँ। मैं मेरे फुटबॉल स्पाइक्स इनसे खरीदता हूँ। तो जब भी मैं खेलने जाता हूँ, अगर मेरे स्पाइक्स में कोई खराबी हो, वो टूट गए हो, फट गए हो और मुझे नए स्पाइक्स की जरूरत हो, तो मैंने हमेशा अशोका से ही मेरे स्पाइक्स खरीदे हुए। सो ही गोज टू अशोका स्पोर्ट्स, हु इज अ स्पेशलिस्ट इन सेलिंग football footwear. Now you tell me one thing, has the buyer made the intent of purchase known? Yes. A told Ashoka मुझे क्या चाहिए? नंबर 9 फुटबॉल स्पाइक्स। मुझे क्या चाहिए? नंबर 9 फुटबॉल स्पाइक्स। 9 नंबर का पैर है भाई, उसके फुटबॉल स्पाइक्स दे दे। बायर विल रिलाई ऑन द सेलर स्किल। बाटा वाले ने बोल दिया हम तो भैया यही करते हैं, ये जो आप बोल रहे हो हमारे पास नहीं मिलता, आप स्पोर्ट्स शॉप पे जाइए। अशोका वाले के पास आए, अशोका क्या है? स्पेशलिस्ट है। तो बायर क्या करेगा? उस पर रिलाई करेगा। इट इज द बिजनेस ऑफ द सेलर। अशोका का बिजनेस है क्या करना?
टू सप्लाई गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन। ये जो मिस्टर ए 9 नंबर के फुटबॉल स्पाइक्स चाहता है, ये बेचना अशोका स्पोर्ट्स का काम है, इसीलिए अशोका स्पोर्ट्स बना है। क्या करेगा, उससे वो स्पाइक्स खरीदेगा। A, B and C are satisfied, so Mr. A should go where? He should go to Ashoka Sports. He should go to Ashoka Sports. आ गई बात समझ में? I hope you are understanding what I'm trying to say. I hope you are understanding what I'm trying to say. स्क्रीनशॉट ले लीजिए, we'll rub this और इंस्टीट्यूट का एग्जांपल पढ़ते हैं, बिकॉज अच्छा एग्जांपल है और मुझे थोड़ा सा फनी भी लगा इंस्टीट्यूट का एग्जांपल। इंस्टीट्यूट क्या कहता है? A bought a set of false teeth from B, a dentist, but the set was not fit for A's mouth. A rejected the set of teeth and claimed a refund. It was held that A was entitled to do so only for the purpose for which he wanted the set of teeth was not fulfilled. उसने झूठे दांत मंगाए, उसने झूठे दांत मंगाए, डेंचर्स, उसने मंगाए डेंचर्स, डेंटिस्ट लेके आया डेंचर्स, लेकिन वो डेंचर्स उसके माप के थे ही नहीं। डेंटिस्ट लेके आया डेंचर्स, लेकिन वो उसके माप के थे ही नहीं। अब फॉर एग्जाम्पल, अब फॉर एग्जाम्पल यू गो टू रॉयल एनफील्ड शोरूम and you specifically ask for black classic 350cc motorcycle, black color, classic 350cc. This is engine capacity, this is model, this is color, दिस इज एब्सोल्युटली स्पेसिफिक। आपने कहां पे जाके पूछा? रॉयल एनफील्ड के शोरूम में पूछा। आपने जाके टीवीएस मोटर में रॉयल एनफील्ड नहीं मांगी ना, आपने रॉयल एनफील्ड में जाके रॉयल एनफील्ड मांगी। ऑब्वियसली यू आर स्पेसिफिकली डिस्क्राइब एवरीथिंग, यू आर गोइंग टू a person on whose skill you can rely and who is obviously he is a specialist and it is his business to supply these goods. It is his business to supply these goods. So you are going to the right place. That is why you can obviously get these goods. So we have finished condition as to quality. We have finished condition as to quality or fitness. Now we go to condition as to merchantability. बहुत important है condition as to merchantability, where the goods are bought by description from a seller who deals in goods of that description. Whether he is a manufacturer or a production doesn't matter. There is an implied condition that the goods shall be of merchantable qualities. What is the meaning of this? They shall be bought by description and the seller should be a dealer in the goods of that description. मतलब आपने अगर एक सेलर से, आपने अगर सेलर से फॉर एग्जाम्पल 500 यूनिट्स ऑफ फुलस्केप क्लासमेट नोटबुक्स मांगी है, तो गुड will be described and the seller will be a dealer of those goods. That is when they will become merchantable. That is when they will become merchantable. This may not be a quality that they can test you in, but it's important. Say for example, a person orders motor horns from a manufacturer of horns and the horns supplied are scratched and damaged owing to bad packing. He is entitled to call them unmerchantable. तो आपको एक एग्जांपल देता हूं इसके बेसिस पे। एग्जांपल, a person purchases 2 dozen notebook from a stationery and paper vendor. Notebooks are delivered with torn pages. अगर ये टोन है तो ये डैमेज्ड है, अगर ये डैमेज्ड है तो ये मर्चेंटेबल नहीं है। तो ये क्या है? तो ये मर्चेंटेबल नहीं है। मर्चेंटेबल इस वर्ड का डेफिनेशन डिफाइंड कहीं पे भी दिया गया नहीं, पर जो गुड्स आप खरीदते हो वो डैमेज्ड ना हो ये जरूरी है। तो अगर आपने 2 डजन नोटबुक खरीदी एक स्टेशनरी वेंडर से और उसके पन्ने फटे हुए निकले तो ये मर्चेंटेबल नहीं है। पर्सन is liable is entitled
to reject, and seller is liable for paying damages, and seller is liable for paying the damages. इस बात को याद रखना बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज वेरी सिंपल ऑल्सो, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड अबाउट इट, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड अबाउट इट. अरे आप जूते खरीदो फटे हुए निकले तो आप लोगे क्या? आप जाओ मैकडोनल्ड्स में बर्गर खरीदो, खाया हुआ बर्गर दे दिया तो खाओगे क्या? बराबर है. आप पेप्सी खरीदने जाओ दुकान से, पेप्सी की बोतल ही खुली हुई है, आधी पी हुई पेप्सी खरीदोगे क्या? नहीं खरीदोगे. नोटबुक खरीदने गए, नोटबुक में आधा लिखा हुआ है, आधी लिखी हुई नोटबुक खरीदोगे क्या? नहीं खरीदोगे. क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें मर्केंटेबल नहीं है. अगर ये मर्केंटेबल नहीं है तो आप इसको खरीदोगे नहीं. अगर खरीदोगे नहीं तो बात खत्म हो गई. खरीदोगे नहीं तो बात खत्म हो गई. सो इजी, सो सिंपल. आर यू विथ मी ऑन दैट? आई होप, आई होप दैट वर्क्स. आई होप आपको ये मतलब ये कंडीशन आपको समझ में आई हो. अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं. कंडीशन एज टू होलसमनेस पर चलते हैं. कंडीशन एज टू होलसमनेस पर चलते हैं. होलसमनेस इज इन द केस ऑफ ईटेबल्स एंड प्रोविजंस, खाने की चीजों में. इट इज इंप्लाइड दैट दे आर नॉट डैमेज, मतलब दे आर मर्केंटेबल, एंड अदर इंप्लाइड इज दैट दे विल बी होलसम, मतलब उसको खा पी के आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. उसको खा पी के आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. रिसेंटली ना, अब भी एज रिसेंटली एज टुडे, अमूल लस्सी का एक ये क्या कहते हैं फोटो सर्कुलेट हो रहा था ट्विटर वगैरह पे. उसमें देखा था कि वो लस्सी के पैकेट को काटा तो उसके अंदर हरे कलर की फंगस लगी हुई सड़ी हुई लस्सी बेच रहे थे. लेकिन फिर अमूल ने बोला यार ये तो झूठा है, ये फेक है, आप इसमें ना माने. तो फॉर एग्जाम्पल इफ यू बाय से 1 kg packet or a 1 kg family pack of Have More ice cream, when will it be merchantable? It will be merchantable when pack is equal to not damaged, ice cream is equal to not spoiled, ice cream is equal to edible. Edible मतलब क्या? खा सकते हैं. You can eat it, you can eat it. If this is true, then this Have More is merchantable. This Have More is merchantable. What is the meaning of this? Not damaged, yes, but since it is food, it is not spoiled and it is edible, मतलब it is what? It is wholesome. इसको खाने से किसी की भी तबीयत जो है वो खराब नहीं होगी, ये आपको गारंटी है. तो मैंने आपसे कहा था, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो. तो मैंने आपसे कहा था कि एंड में ना हम लोग इम्प्लाइड कंडीशंस, हम क्या करेंगे? इम्प्लाइड कंडीशंस की एक लिस्ट बनाएंगे. और इस लिस्ट में क्या क्या इम्प्लाइड कंडीशंस है? सबसे पहले आता है टाइटल, फिर आता है डिस्क्रिप्शन, फिर आता है सैंपल, फिर आता है सैंपल प्लस डिस्क्रिप्शन, फिर आता है मर्चेंटेबल, और फिर आता है होलसम. ये है implied conditions with respect to the state of the goods. These are implied conditions. These are implied conditions. If not satisfied, comma, buyer can repudiate contract. अगर implied condition satisfied ना किए गए तो बायर कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकता है. तो बायर कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकता है, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. इसको प्लीज कॉपी डाउन करें, इसको प्लीज कॉपी डाउन करें. ये बाय हार्ट करने में बहुत आसानी देगा. टाइटल, डिस्क्रिप्शन, सैंपल, सैंपल प्लस डिस्क्रिप्शन, मर्केंटेबल एंड होलसम.
ये आपको बहुत आसानी देगा आपके कंडीशंस को याद रखने में. इट्स प्रिटी इंपॉर्टेंट, इट्स प्रिटी इंपॉर्टेंट. प्लीज प्लीज टेक दैट इनटू कंसिडरेशन. प्लीज टेक दैट इनटू कंसिडरेशन. सर इसमें अपना क्वालिटी एंड फिटनेस नहीं लिखा आपने. ओके, क्वालिटी एंड फिटनेस का पॉइंट शायद मिस हो गया होगा. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. क्वालिटी एंड फिटनेस का पॉइंट, हाँ, क्वालिटी एंड फिटनेस का पॉइंट मिस हो गया तो कोई बात नहीं, मैं फिर से आपको एक चार्ट बना के देता हूं. डोंट वरी अबाउट इट. टाइटल, डिस्क्रिप्शन, सैंपल, डिस्क्रिप्शन प्लस सैंपल, क्वालिटी एंड फिटनेस, मर्केंटेबल एंड फाइनली होलसम. ये रहा आपका चार्ट. इफ एनी कंडीशन, और ये क्या है, ये ऑफ कोर्स है इम्प्लाइड कंडीशंस. ये क्या है, ये है इम्प्लाइड कंडीशंस. इफ एनी कंडीशन is not satisfied, comma, buyer can repudiate the contract. ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. इसी के साथ साथ हमारे इम्प्लाइड कंडीशंस, इसी के साथ साथ हमारे, अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो. ले लीजिए जरा जल्दी से, मैं इसे इरेज कर रहा हूं. अब देखें, आपके सारे के सारे इम्प्लाइड कंडीशंस खत्म हो चुके हैं. अब आती है बात इम्प्लाइड वारंटीज की. इम्प्लाइड वारंटीज के बाद इसमें एक कॉन्सेप्ट है which is called as doctrine of caveat emptor, which is called as doctrine of caveat emptor. इसके लिए हम एक सेपरेट लेक्चर रखने वाले हैं. तो अभी देखिए होगा कैसे. आपका यूनिट 2 में वी हैव फिनिश्ड अप टू इम्प्लाइड. तो यूनिट 2 का फर्स्ट लेक्चर आपने समझा कंडीशंस क्या होते हैं, वारंटीज क्या होते हैं, ये आपने समझा. फिर आपने समझा कि कंडीशन वारंटी कब बनती है, ये आपने समझा. तीसरा, आपने इम्प्लाइड कंडीशन को समझा. ये यूनिट 2 का पार्ट 1 ऑफ द लेक्चर हुआ. अभी यूनिट 2 का पार्ट 2 का लेक्चर आप समझेंगे इम्प्लाइड वारंटी क्या होती है और कैवियट एम्प्टोर क्या होता है. ये लेक्चर आपका होगा कल सुबह 9:30 से 10:30 बजे. और इसके आगे एक अलग लेक्चर स्टार्ट होगा. इसी कॉल में हम कंटिन्यू करेंगे. वहां पे हम करेंगे यूनिट नंबर 3. वहां पे हम करेंगे यूनिट नंबर 3. या तो आपको ये हम लाइव लेक्चर में दे देंगे और हम आपको इसकी सिर्फ एक रिकॉर्डिंग बना के दे देंगे. बट आपको ये और ये दोनों यूनिट 2 आपको ये इन टुमारोज मॉर्निंग आपको ये मिल जाएगा. हालांकि पार्ट 1 तो अभी आपको 2 घंटे के अंदर मिल जाएगा. आईपीएल फाइनल खत्म होने से पहले आपको पार्ट 2 मिल जाएगा और ये पार्ट 1 मिल जाएगा. पार्ट 2 या तो आपको सुबह में लोडेड रिकॉर्डिंग मिल जाएगी या तो आपको लाइव लेक्चर होगा. वो आपके ग्रुप पे आपको सर्कुलेट करके बोल दिया जाएगा. थैंक यू सो मच for your time, patience and attention. We are stopping the lecture here for today, for right now, because it's almost your dinner time. I don't want to stretch you further than that.